Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Namaskar. Hello, good evening. Yes, the first class. जिस किसी की भी आज फर्स्ट क्लास है, आई वुड रिक्वेस्ट हाथ ने जोड़ करके कि प्लीज पहले जाकर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख करके आइए, तभी आपको लेक्चर नंबर 3 समझ में आएगा। अदरवाइज आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनकी आज फर्स्ट क्लास नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कल के लेक्चर को दोबारा देखा? यस, मैं बहुत अच्छी, बेटा आप लोग कैसे हैं? खुश रहिए बेटा। हाँ जी, पिछला अब तक जो भी पढ़ाया है, यस क्लियर है। जिसने दोबारा नहीं देखा बेटा, प्लीज मुझे मत बोलना मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये आपकी फॉल्ट है। और अभी इस चीज को समझ लो, अभी चीजों को दो दो बार देख लोगे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आगे टाइम इतना नहीं रहेगा कि आप चीजों को दो दो बार देख सकें। ठीक है, तो कोशिश करिए। सिमरन, आई वॉच द एंटायर लेक्चर एंड अंडरस्टूड वेल। अरे मेरा बच्चा हिंदी मीडियम में क्या कर रहा है? सिमरन, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस हिंदी मीडियम क्लास? यू शुड हैव गो एंड अटेंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस। यस सिमरन, आज देख लेंगे बिकॉज बैटरी नहीं थी फ़ोन में। ओके, पर प्लीज़ देख लेना, अदरवाइज आपके लिए बेटा नुकसान है ना? इससे कुछ नहीं होता मैम, फर्स्ट लेक्चर ही समझ आ गया था। ओके, देखा नहीं है बट रिवाइज किया, ठीक है। ओवरऑल रिवीजन दोबारा लेक्चर देखने के लिए जो मैं बोल रही हूँ, इसका बेटा मेरा केवल एक पर्पस है, सो दैट जब हम अगला लेक्चर या जो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसमें बेटा अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आए जो पिछले से रिलेटेड है, वो आपको क्लियर रहे। वॉइस लो है भाई। क्या बात कर रहे हो? आपने इंग्लिश मीडियम से हिंदी में चेंज किया है? ओहो, बेटा हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में चेंज करते हैं, बिकॉज एमबीबीएस आगे हिंदी में ही होनी है, सॉरी इंग्लिश में ही होनी है। लेट मी कॉल फॉर द वॉइस इशू। एक बार वॉइस देख लेना प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। हेलो, हाँ, मैं तो जो ज्यादा पढ़ा दूंगा तो फटने लग जाएगी। यस, तो क्या इशू आ रहा है? बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं भी मॉर्निंग और कल भी ये इशू आ रहा था, और एक दिन तो मुझे लक्ष्य की क्लास छोड़नी पड़ गई थी इसकी वजह से। एक बार देख लो आप, बहुत ज्यादा मत कर देना कि आवाज फटने लग जाए, बट हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वो नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर देना प्लीज। थैंक यू थैंक यू। चलिए शुरू करें। जस्ट अ मिनट। चलिए, वॉइस ठीक है? चलो, तो एनिमल किंगडम हमारा चैप्टर चल रहा है, पहला ही चैप्टर है जूलॉजी का, जंतु जगत या प्राणी जगत आप इसको बोल सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 है इसका, और लास्ट क्लास में भी हमारा टॉपिक शुरू हो गया था, वर्गीकरण का आधार, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 143 का मतलब क्या होता है बेटा? 143 का मतलब होता है आई लव यू, ठीक है, एंड आई लव ऑल माई किड्स,
ठीक है। आज वैसे भी वासु के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन था, ऑल दो मदर्स डे परसों है, ठीक है। मदर्स डे वगैरह मनते हैं बेटा विदेशों में, जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे 14-15 साल पे ही अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो मदर्स डे के नाम पे यूनाइट हो जा, फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, फादर्स डे के नाम पे गेट टुगेदर हो जाता है। हमारे यहाँ तो डेली मदर्स और फादर्स डे होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जब तक, मतलब अब हम अपने ज़माने की बात करें तो जब तक हम दिन में एक बार पिट नहीं जाते थे, तब तक हमारा चिल्ड्रंस डे पूरा नहीं होता था, है ना। डीपीपी गलत है? क्या गलत है किशन डीपीपी में? एक बार बता देना, है ना। तो जब तक हम नहीं पिट जाते तब तक हमारा चिल्ड्रंस डे नहीं बनता था। जब तक मम्मी मार नहीं लेती तब तक उनका मदर्स डे नहीं बनता था। जब तक पिताजी सुबह से मतलब भजन ना सुना दें भजन आप समझते हैं, ठीक है। तो तब तक फादर्स डे नहीं बनता था। तो हमारे यहाँ तो डेली ही, भारत में बूढ़े भी हो जाते हैं बच्चे तो भी, जब तक माँ बाप की गालियां ना खाएं तो दिन लगता है आज कुछ अधूरा सा है। एंड आई पर्सनली रियलाइज दिस थिंग। मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी कि सुबह को प्लीज तुम ऐसा मत किया करो कि सुबह सुबह तुम डांट खाओ, है ना, या स्कूल जाने से पहले। सोचो 6:30 हमारी स्कूल बस आ जाती थी, हाँ 6:30। तो मैं 6 बजे मुश्किल से उठा करती थी, बड़ी मुश्किल से। तो उस आधे घंटे में भी मेरी मम्मी बस मुझे पापा से छुपा के रखती थी कि बस ये कैसे भी निकल जाए घर से बिना पिटे बस मेरी हरकतें ही ऐसी थी कि मैं बिना डांट खाए घर छोड़ ही नहीं सकती। किसी किसी दिन सुबह ही चांटा ना पड़ जाए तो मम्मी बहुत डरती थी। मम्मी को लगता था कि बच्चा घर से खुशी खुशी निकले, फिर बेशक आने के बाद तुम उस पर बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है तो सो आज मदर्स डे सेलिब्रेशन था बेटे के स्कूल में। एंड या इट वाज रियली इमोशनल दिन, या इमोशनल मोमेंट्स होते हैं वो कुछ। अ, अच्छा लगता है जब बच्चा आपके लिए जो भी प्रेजेंटेशन करता है, ऑल्दो उसके टीचर्स उसको सिखाते हैं, लेकिन ठीक है। तो यस, आई लव यू का किसी ने 143 का मतलब पूछा था, तो आई लव यू ऑल माय किड्स, ठीक है। द सेम वे यू गाइज लव मी, है ना। तो तुम सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मैं तो वही टेक्निक, आजकल जेंटल पेरेंटिंग का ज़माना आ गया है कि बच्चे को डांटे ना, बच्चे को मारे तो बिल्कुल भी ना, बच्चा जो कर रहा है करने दो, है ना। आजकल वो वाला टाइम आ गया। एंड मेरे आसपास जो लोग हैं वो जेंटल पेरेंटिंग दे भी रहे हैं अपने बच्चों को। उन्हें देख करके कभी कभी मुझे गिल्ट आ जाता है, क्योंकि मैं तो जेंटल का जी भी नहीं दे पा रही हूँ भाई। मैं तो वासु एक बार में बात ना सुने तो दूसरी बार में चाटा बज ही जाता है तो तुम्हारे सामने भी कल तुमने देख ही लिया पिट के ही बेचारा बाहर गया है, अब फिर आ गया वापस, है ना। तो वो भी हमारी तरह ढीठ हो चुका है, हमारी जनरेशन की तरह। डीपीपी के क्वेश्चन समझाओ, आ जाओ। डीपीपी ले लेते हैं आपसे, आपके लिए डीपीपी मंगाती हूँ जरा मैं। लेट मी, डीपीपी डीपीपी मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि वो टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होगा वर्गीकरण का आधार, ठीक है। तो आज मैं अलग से कोई डीपीपी नहीं दूंगी, क्योंकि जो, हाँ, आउट ऑफ क्लास डीपीपी शाहिद अली, तुम लोग ना क्लास में सुनते नहीं हो। मैंने पहले ही बोला था बेटा कि जो टॉपिक आज हमारा खत्म होगा, लखन यार डीपीपी भिजवा देना, वो जो आपने अर्जुना में भेजी है ना डीपीपी 1, उसका एक बार पीडीएफ मुझे भी भेज दो प्लीज। ओके, चलिए। तो हम डीपीपी लास्ट में देख लेते हैं, उससे पहले एक बार ये कर लेते हैं। मैम हिंदी मीडियम से कुछ नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो यार। हिंदी मीडियम से टॉपर निकल रहे हैं नीट में, हिंदी मीडियम से बच्चे एम्स में पहुंच रहे हैं। अभी कल हम ही आगरा जा रहे हैं हमारे कुछ बच्चों से मिलने के लिए जो लास्ट ईयर एसएनएमसी आगरा में पहुंचे हैं। यूपी का नंबर 2 मेडिकल कॉलेज है, नंबर 1 इज केजीएमसी लखनऊ, नंबर 2 एसएनएमसी आगरा, नंबर 3 पे अब आरएमएल राम मनोहर लोहिया लखनऊ आ चुका है ना। डीपीपी अभी आने दो बेटा, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो कल जाते जाते हम लोगों ने वर्गीकरण का आधार हमने कौन कौन से देख लिए थे। सबसे पहला हमने देख लिया था संगठन का स्तर, ठीक है। कोशिकीय स्तर का संगठन हो सकता है, ऊतक स्तर का संगठन हो सकता है, अंग स्तर का संगठन हो सकता है, या अंग तंत्र स्तर का संगठन हो सकता है। ओके गौरव, ठीक है। सबने याद कर लिए संघों के नाम उसी क्रम में जिस क्रम में मैंने आपको बताया है? जल्दी बताइए एक बार, मेरे साथ रिवाइज करेंगे आप लोग प्लीज, एक बार रिवाइज करेंगे अपन साथ में, चलो। सो सबसे पहले संघ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा,
आखिरी है आपका कॉर्डेटा, जिसको रज्जुकी लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 11 संघ। इस क्रम में अगर आपने नहीं याद किया है तो मैं फिर आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगी कि सुबह शाम अगर आप दूध लेते हैं तो दूध के साथ, चाय लेते हैं तो चाय के साथ, और पानी दिन में आप जितनी बार पीते हैं उतनी बार बेटा आप इसको रिवाइज करें। ठीक है मैडम, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते श्वेता? क्योंकि मैंने आपकी बात सुनने का पैसा नहीं लिया है, आपने पैसा दिया है मेरी बात सुनने का। ठीक है, और अगर बेटा मैं हर एक बच्चे की बात सुनने पे आ गई तो मैं अपनी बात नहीं सुना पाऊंगी, और मेरा पढ़ाना शायद ज्यादा जरूरी है। अच्छे से याद है ईशानी? चलिए, जिनको नहीं याद है, अगेन आई एम सेइंग कि आप लोग सुबह शाम चाय दूध पानी के साथ रिवाइज करें, हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं याद हो रहा है तो अब सब्र रखो मेरे साथ साथ। हाँ पानी पीते वक्त बोला नहीं जाता, अरे अरे प्रभु, अरे ज्ञान ही आ जाते हैं सारे एक से बढ़कर एक। ठीक है, फिर हमने बेटा देखा था वर्गीकरण के 7 आधार, हमने इन जनरल देखे थे। सबसे पहला हमने देखा था संगठन का स्तर, जो हमने कल कवर कर लिया है। फिर हमने देखा था देह सम्मिति, जो हमने कल कवर कर लिया है। फिर हमने देखा था जन्म स्तर की संख्या, ये भी हमने कल कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बाकी के, जिसमें एक तो आ जाएगा बेटा आपका देह प्रारूप, जो मैंने लिख के दे दिया था। दूसरा बेटा हम आज डिस्कस करेंगे आपका देह गुहा। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे खंडी भवन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे आपके रज्जु की, सॉरी नोटोकॉर्ड, रज्जु पर। ठीक है, क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? अनुराग पूछ रहे हैं बेटा 5-7 हजार तो मुझे पता है, एडमिशन्स हो गए थे उस टाइम पर। अब और आए हो तो, और आ ही रहे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अभी हम आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी आज पहली क्लास है जो भी है। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा नंबर 4, जो हमने कल आपको लिखवा भी दिया था जाते जाते। एंड 4 इज आपका देह प्रारूप। कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैडम बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन नहीं है बेटा, इट्स बॉडी प्लान। ठीक है, बॉडी प्लान। और बॉडी प्लान के हिसाब से चौथा अभी हम करेंगे डेविड, चौथा हमने कल सिर्फ नाम लिखा था। ठीक है, तो बॉडी प्लान के हिसाब से बेटा अगर हम बात करें तो जीव हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं कोशिका, एकत्रीकरण। एनसीईआरटी ले लिया आप लोगों ने बेटा? एनसीईआरटी हर बच्चे के पास होनी चाहिए बिना इफ और बट के। मैडम लेकिन हमारे पास तो ये है। मैडम जरूरी है क्या लेनी? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कोशिका एकत्रीकरण के बाद आता है आपका अंध कोश देह प्रारूप, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और तीसरा आता है बेटा आपका नलिका के अंदर नलिका, नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप, जिसे हम बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अच्छा, बॉडी प्लान बताता क्या है? ठीक है, देखो मैंने बोला ना मैम बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी एनसीईआरटी होती है, स्टेट बोर्ड्स अलग होते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की शक्ल मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, आज फिर दिखा दूंगी। ठीक है, देह प्रारूप का मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं आहार नाल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करते हैं आहार नाल की। अब आप कहेंगे मैडम आहार नाल होती क्या है? इसको इंग्लिश में बेटा हम एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। और आहार नाल का मतलब बेटा वो नलिका जिसमें हम भोजन को अंदर लेते हैं, जिसके द्वारा हम भोजन को अंदर लेते हैं, और जो भी वेस्ट है जिसको हम मल बोलते हैं, उसको हम इसी आहार नाल के दूसरे छोर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के आधार पर अलग अलग तरीके के जीव या एनिमल्स हो सकते हैं। एक जिनका नाम है कोशिका एकत्रीकरण। अच्छा, कोशिका एकत्रीकरण का क्या मतलब हुआ कि इनके शरीर में कोशिकाएं एकत्रित हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्येक कोशिका पाचन अपना खुद कर रही है, स्वयं पाचन करेगी। ठीक है, मतलब कोशिका एकत्रीकरण सेल का एग्रीगेट तो है, बहुत सारे सेल्स हैं जो आपस में एकत्रित हो गए हैं, लेकिन
हर एक कोशिका अपना खुद से भोजन लेगी, उसको पचाएगी और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालेगी, हर एक कोशिका। अब ये तो आप मुझे बता सकते हैं कौन है ऐसे। एक नंबर पॉरीफेरा, बिल्कुल सरल टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है। आगे हम उस पर बेटा एक एक संघ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हर एक संघ को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स अभी पढ़ रहे हैं जो हमने कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में कवर किए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कोशिका एकत्रीकरण या सेल एग्रीगेट, जिसमें कोशिकाओं का समूह है लेकिन हर एक कोशिका अपना भोजन खुद ले रही है, उसका पाचन कर रही है और जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल रही है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें अंडकोश देह प्रारूप क्या होता है, तो अंडकोश देह प्रारूप में क्या होता है, आहार नाल जो होती है ये अपूर्ण होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपूर्ण आहार नाल होती है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है ये अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही छिद्र होता है, ठीक है। इसमें एक छिद्र होता है और इसी छिद्र से भोजन को अंदर लिया जाता है, यानी कि अंतः ग्रहण भी इसी से होता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट है उसको निष्कासित भी इसी से। बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो इन एंड आउट, ठीक है। इन भोजन को इन भी इसी से किया जा रहा है और आउट भी इसी से कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, अंडकोश देह प्रारूप समझ में आया कि नहीं? प्रिया डेली तूफान आ रहा है आजकल। हाँ शिवानी, पैसा तो वापस नहीं होगा, आई एम सॉरी सॉरी। यहाँ तो फिर भी आपकी फीस 3,500 है बेटा। आप ऑफलाइन में जहाँ 1 लाख की फीस दे करके भी जाते हैं वहां भी पैसा वापस नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। तो अंडकोश देह प्रारूप समझ में आया कि इनमें जो आहार नाल होती है वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। इनके शरीर में जो आहार नाल है जिसमें भोजन जाता है, भोजन का पाचन होता है, वेस्ट बाहर निकलता है, उस आहार नाल में एक ही छिद्र होता है और उस एक ही छिद्र से भोजन को इन भी किया जाता है, वेस्ट को आउट भी किया जाता है। इस तरीके के देह प्रारूप को या बॉडी प्लान को हम अंडकोश देह प्रारूप बोलते हैं। लिखाऊंगी 1 2 3 4 भी नरगिस, पहले समझा दूं, ठीक है। इसके बाद बेटा तीसरा हम बात करें ट्यूब विद इन ट्यूब की। तो देखो ये सांप हो गया, ठीक है, ये सांप हो गया। सांप का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि सांप सबसे आसानी से दिखने वाला आपको एक ट्यूब दिखता है, ठीक है। सांप कैसा है, ट्यूब जैसा ही तो होता है। कोई बहुत ही पतला सा सांप होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, कोई बहुत मोटा सांप होता है, ठीक है। तो ये जो सांप है बेटा पूरा लंबा होता है नलिका जैसा, कोई पतला कोई मोटा कोई बहुत मोटा, ठीक है ना। लेकिन इस नलिका जैसा शरीर के अंदर एक और नलिका होती है जिसको हम आहार नाल बोल देते हैं, ठीक है। इस नलिका जैसे शरीर के अंदर एक और नलिका होती है जिसे हम आहार नाल बोल देते हैं। इसमें एक छिद्र होता है जिसको हम मुख द्वार बोलते हैं या मुख द्वार को हम माउथ बोल देते हैं, माउथ जिससे भोजन को अंदर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा छिद्र जिससे हम गुदा द्वार बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम गुदा द्वार बोल देते हैं। गुदा द्वार को बेटा इंग्लिश में हम एनस बोलते हैं, ठीक है। और एनस से जो अपशिष्ट भोज्य है, ऐसा खाना जो वेस्ट है आपकी बॉडी के अंदर, पचने के बाद जो वेस्ट बचा है जो किसी काम का नहीं, वो एज इट इज बेटा बाहर निकल जाता है, या जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। थैंक यू जया। तो इसमें क्या हुआ, कंप्लीट आहार नाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण आहार नाल होती है, यानी इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है। और इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी नलिका जिसके 2 अलग अलग छिद्र हैं, एक छिद्र जिससे भोजन अंदर लिया जाता है, दूसरा छिद्र जिससे वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यस। तो देह प्रारूप में हम बेटा बात करते हैं आहार नाल की, कि किसके अंदर आहार नाल कैसी है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं बेटा, आपका 1 नंबर, 1 नंबर मतलब कि संघ पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा में ये बहुकोशिकी तो हैं, तभी तो ये एनिमल्स हैं। मल्टी सेलर हैं, तभी तो एनिमल्स हैं। यूनिसेलर होते तो एनिमल्स थोड़ा ना होते, फिर तो इनको हम किसी और संघ में रखते, है ना। तो ये मल्टी सेलर हैं, इनमें कई सारे सेल हैं, पर हर एक सेल अपना खुद से पाचन करती है। हर एक सेल के अंदर खुद का पाचन होता है, समझे या नहीं। दूसरा अगर हम बात करें अंधकोश देह प्रारूप की, अंधकोश देह प्रारूप मतलब जिसमें आहार नाल तो है, पर आहार नाल कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट आहार नाल नलिका है। अगर कोई भी ट्यूब है तो ट्यूब के 2 छेद होंगे ना, यहाँ पर ट्यूब तो है लेकिन उस ट्यूब में एक ही छेद है, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट ट्यूब है, ठीक है। और इनकम्प्लीट ट्यूब होने की वजह से हम बोलते हैं कि ये आहार नाल जो है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। इसमें एक ही छेद होता है, उसी से भोजन इन होता है, उसी से वेस्ट आउट होता है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिलता है 2, 3, 4 में, ठीक है। लेकिन अगर हम, हाँ अभी समझ में आया अंकिता, लेकिन इसके आगे अगर हम बात करें तो 5 से लेकर के 11, 2, 3, 4 मतलब कि सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, आपका प्लेटिहेलमिंथस, ठीक है। 5 मतलब कि एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये जो आपके 5 से लेकर के 11 नंबर के संघ हैं, इन सभी में पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता है यस कमेंट करो। गरिमा क्यों बेटा, जिसको समझ में आएगा वही यस करेगा ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो नो तो कर ही रहा है। मैम एक बार कोशिका एकत्रीकरण फिर से समझाइए। ऋषु जितना अभी समझ में आ रहा है लिखते चलो, जो नहीं समझ में आ रहा मैं एक एक करके सारे संघ वापस से पढ़ाऊंगी। हम एक क्लास में केवल पॉरीफेरा और सेलेंट्रेटा संघ करेंगे, एक क्लास में हम केवल आपका टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस संघ पढ़ेंगे, एक क्लास में हम केवल एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, एक क्लास में हम केवल मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे, और 2 क्लास में हम रज्जुकी यानी कि आखिरी संघ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के बाद हमें कितना और लगेगा, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो, हेमी कॉर्डेटा। 6 क्लासेस मुझे भी और लगेंगी इस चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, ना मुझे आपको भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझ पर भरोसा रखें बेटा, 14 साल से पढ़ा रही हूँ, रिजल्ट के साथ पढ़ा रही हूँ, रैंक के साथ पढ़ा रही हूँ, मतलब आपको भी समझा ही दूंगी। एंड बिलीव मी, ये एक ऐसा चैप्टर है जो नीट एस्पिरेंट्स को सबसे टफ लगता है। अरे मैडम ये तो रटने वाला चैप्टर है, मैं रटाऊंगी नहीं, मैं चीजों को समझाऊंगी। और हम इतनी बार रिवाइज कर लेंगे ना क्लास में, इतनी बार रिवाइज कर लेंगे, एक एक एग्जाम्पल्स, एक एक नंबर, हर एक चीज, जिससे कि बेटा इस चैप्टर से आपके 12 से 16 नंबर हिलेंगे ही नहीं, पूरे के पूरे आपके डन। थैंक यू अंकिता, अभिषेक। एक बार और बता दीजिए चुलबुली। देखो आहार नाल की अगर हम बात करें तो जनरली आहार नाल 2 तरह की होती है, एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एक इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब जिसमें एक तरफ, मतलब दोनों तरफ ओपनिंग है, एक तरफ से खाना अंदर लिया जाता है, दूसरी तरफ से वेस्ट बाहर निकाला जाता है। और क्योंकि ज्यादातर जितने भी कीट है बेटा, उन सबका शरीर, जितने भी एनिमल्स हैं सबका शरीर है तो नलिका। इंसान को मैंने आपको ये सांप बता दिया, इंसान को देख लो, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई मोटा है, कोई और मोटा है, ठीक है। आप बंदर को ले लो, बंदर का शरीर भी नलिका जैसा, हाथी का शरीर नलिका जैसा, आप किसी भी मछली का शरीर नलिका जैसा, मेंढक भी नलिका जैसा, अजीब सी नलिका पर है तो नलिका। तो इन सबके शरीर के अंदर एक और नलिका जाती है, इसीलिए बेटा हम बोलते हैं कि नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। 5 से लेकर के 11 आपके एस्केलमिंथस से लेकर के रज्जुकी तक सभी में बेटा आपको नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप देखने को मिलेगा। नूर शर्मा पूछ रही है मैडम आपका नाम क्या है, प्लीज बताइए बेटा। आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा। चैप्टर का क्या नाम है काजल, हम जंतु जगत या प्राणी जगत पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा बेटा मैंने आपको बताया, या तो आहार नाल कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होता है, भाई अंकिता मैं बॉटनी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं जूलॉजी पढ़ा रही हूँ। बॉटनी तो आपको कौन पढ़ा रहा है, नहाटा सर पढ़ा रहे हैं ना, आई गेस, हाँ नहाटा सर आपको बॉटनी पढ़ाते हैं। यस, थैंक यू सिमरन। दूसरा बेटा जो अंधकोश देह प्रारूप होता है, इसका मतलब आहार नाल
इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट आहार नाल मतलब इसकी नलिका में एक ही छेद है, दूसरी तरफ छेद ही नहीं है। उसी एक छेद से ये अंदर भी लेता है भोजन को और जो वेस्ट है उसको बाहर भी निकालता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे कि 1 नंबर पॉरीफेरा के अंदर, जिनके अंदर आहार नाल है ही नहीं, इनमें आहार नाल नहीं है, क्योंकि इनका खुद का शरीर केवल कोशिकाओं के समूह के मिलने से बन गया है, लेकिन हर एक कोशिका अपना सारा काम खुद कर रही है। तो हर एक कोशिका खुद से भोजन लेती है, उसको पचाती है, वेस्ट को बाहर निकालती है। तो इस तरीके की देह प्रारूप को हम बोलते हैं कि इसमें आहार नाल तो नहीं है, लेकिन इसमें कोशिका एकत्रीकरण है। समझ में आया कि नहीं? यस, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो एनसीईआरटी कल कुछ ऐसी बात कर रही थी जो मैंने आपको बताया था कि मैं कल पढ़ाऊंगी, है ना। एनसीईआरटी कह रही थी बेटा कि आपकी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, ठीक है, अलग अलग प्राणी समूहों में अलग तरीके का अंगतंत्र देखा जाता है। अंगतंत्र यानी कि अंगों का समूह, ठीक है, अलग अलग तरीके का देखा जाता है ना। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, ठीक है, तो पाचन अपूर्ण और पूर्ण हो सकता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा, एक ही बाहरी द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है, ठीक है, जैसे कि प्लेटियल मेंटिस। अब प्लेटियल मेंटिस मतलब कि 4 नंबर, हाँ या नहीं? प्लेटियल मेंटिस का मतलब क्या है? 4 नंबर। काजल कुमारी, मैं ना चांटा जड़ दूंगी अभी यहीं से, समझ रहे हो कि नहीं? चैप्टर का नाम तो बताइए बेटा। जब आप जूलॉजी की क्लास ओपन कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी लिखा है कि प्राणी जगत का लेक्चर नंबर 3 है। जब मैंने क्लास स्टार्ट की वहां पर भी लिखा है प्राणी जगत लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो प्लीज अगर पढ़ने आए तो पढ़ने के मूड से आए, क्लियर है? चल आगे बेटा लिख रहा है जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 बाहरी द्वार होते हैं, एक मुख और एक गुदा। और इसी तरीके से बेटा परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अभी हमने पाचन तंत्र की बात की है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है जरा अगर हम उस पर बात करें तो ऐसे देखिएगा। एक है आपका परिसंचरण तंत्र, जिसे हम बोलते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, जो परिसंचरण तंत्र होता है बेटा, ये भी होता क्या है पहले तो आपको बताना चाहिए। परिसंचरण तंत्र में आता है आपका हृदय, हार्ट। दिल है कि मानता नहीं, वही वाला दिल, ठीक है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, ठीक है। ये दिल मांगे मोर, दिल चुरा लिया, ठीक है। दिल, दिल ही दिल मतलब, ठीक है ना। तो दिल परिसंचरण तंत्र में आता है आपका हृदय, आपका दिल, आपका हार्ट। थैंक यू फरहान। हाँ जी, ये वाह, सत्यानंद पूछे आपके बॉयफ्रेंड का क्या नेम है भाई? अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी नीले ड्रम का इस्तेमाल करती, ठीक है। पढ़ाई कर लो यहाँ पे। चलिए, तो बिल्कुल मिलेंगे अदनान, साथ में आपको हर क्लास के नोट्स मिल रहे हैं बेटा। हाँ, टेस्ट कब होगा हर्षित? 2 हफ्ते बाद होगा बेटा। परिसंचरण तंत्र क्या होता है बेटा? इसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है या किसी भी तरीके के तरल का परिवहन करवाना, ठीक है। परिसंचरण तंत्र बेटा 2 प्रकार का होता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर है पूरा, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इसकी। परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुले प्रकार का, जिसे हम बोलेंगे ओपन टाइप, और दूसरा होता है बेटा बंद प्रकार का, जिसे हम बोलेंगे क्लोज्ड टाइप, ठीक है। खुले और बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में अंतर क्या है वो समझिए। एक अंग हो गया जिसका नाम है, अभी मैंने बताया था, दिल है कि मानता नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे? हृदय या हार्ट,
ठीक है, हृदय या हार्ट। दिल मेरी क्या करे, सॉरी क्या है वो, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, है ना, वही है ये, जो तुम्हारी नहीं सुनता, जिसकी तुम नहीं सुनते। और दूसरा बेटा आपके शरीर के अलग अलग ऊतक और अंग, टिश्यू या ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर भी ऊतक या अंग, जिसे हम बोलेंगे टिश्यू और ऑर्गन। होता क्या है देखो, थोड़ा सा चैट को ऑन करने की जरूरत है। होता क्या है नमन, देखो हमारे हृदय से कुछ रक्त वाहिनियां निकलती हैं, ठीक है, जो ब्लड को लेकर के जाती हैं आपके ऊतक तक। ठीक है, और ये रक्त को लेकर के जा रही हैं आपके ऊतक या अंग तक, और यहां से बेटा कुछ रक्त वाहिनियां उन्हें वापस लेकर आ जाती हैं आपके अंगों से हृदय तक। ठीक है, बिल्कुल लिखना है मान्या, बिल्कुल लिखना है। यस, समझ में आ रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है वो बेटा बंद वाहिनियों में घूम रहा है। ठीक है, हृदय से निकला, कहाँ गया, आपके रक्त वाहिनी में, रक्त वाहिनियां उसको लेकर के गई आपके अंगों तक, और वापस अंगों से हृदय तक आया इन्हीं रक्त वाहिनियों के द्वारा। यस राइट रेहान अहमद, मैं ये अभी शब्द नहीं बोल रही थी क्योंकि ये थोड़े भारी पड़ जाते, तो अगर भारी शब्द मैं फेंक दूंगी तो मेरे ऊपर अभी गाज गिर जाएगी, अरे मैडम पहले ये बता दो, आगे तो आप पढ़ाती रहना। ठीक है, अब क्योंकि आपने बोला रेहान तो मैं बता देती हूँ, धमनी और शिरा, आर्टरीज या वेन्स, इन नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, बस अभी आप इतना जानिए कि बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों द्वारा परिवहित होता है। रक्त जो होता है या जो भी शरीर द्रव्य है, ठीक है, हम रक्त ना लिख करके शरीर द्रव्य लिख लेते हैं क्योंकि लसिका भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो शरीर द्रव्य जो है बॉडी फ्लूइड, वो बंद वाहिनियों में या नलिकाओं में परिवहन करता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, लेकिन अगर हम खुले, इसको हम बोलते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र है जो घुमा रहा है, चीजों का परिवहन करवा रहा है, और बंद प्रकार का इसलिए क्योंकि ब्लड या लिम्फ, लसिका, रक्त जो भी है बेटा, वो आपके बंद बंद सब नलिकाओं के अंदर घूम रहा है। ठीक है, यस। अगर हम बात करें खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र की, तो खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है बेटा, जो रक्त होता है वो हृदय से बाहर निकलता है कुछ वाहिनियों के द्वारा, लेकिन बाहर निकलने के बाद ये गुहाओं में फैल जाता है। ठीक है, इनमें रक्त वाहिनियां पूर्ण विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, और यहीं से बेटा ये कुछ शिराओं के द्वारा या डायरेक्टली आपके हृदय में पहुंच जाता है। ये बेटा गुहाएं हैं, जिनमें गुहाएं या कैविटीज, साइनस जिनको हम बोल देते हैं, गुहाएं जिनमें अंग उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में यहां पर जो भी बॉडी फ्लूइड है, जो भी शरीर द्रव्य है, शरीर द्रव्य खुली
गुहाओं में फैला रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो शरीर द्रव्य है वो ओपन स्पेसेस, गुहा का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, गुहा को आप कैविटी बोल सकते हो, आप इसको साइनस बोल सकते हो। ठीक है, गुहा मतलब कि कैविटी, ऐसी कोई भी ऐसा गुहा मतलब जिसकी कवरिंग है, चारों तरफ दीवार तो है पर अंदर खाली है। समझे कि नहीं? हाँ, व्हाइट कलर के पैराग्राफ को जो एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ बेटा, वो आपको नोट्स में नहीं ऐड करना है, क्योंकि हर चीज बेटा मैं आपको लिखवा रही हूँ, एनसीईआरटी से ज्यादा डिटेल में लिखवा रही हूँ। आकांक्षा, जहां मुझे जरूरत होगी बेटा मैं चैट ऑफ कर दूंगी। अंजलि, बिल्कुल इसको लिखना है। हाँ, दीपांशु मोगा लिख रहे हैं, मैंने गलती से बैच परचेस कर लिया बेटा, वो उस गलती को मैं तो नहीं सुधार सकती, मेरा या किसी भी टीचर का काम है पढ़ाना, और ये सब बेटा हमारे पीछे जो मैनेजमेंट टीम बैठी है वो इन सब से डील करती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो आप PW ऐप पर जाइए, और ऐप में बेटा एक ऑप्शन आता है होम पेज पर, कॉन्टैक्ट अस। आप उनसे कनेक्ट करके उनको फोन करना है या मेल करना है, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, वो आपको शायद कोई सोल्यूशन बता दें। ये बेटा आप जल्दी से लिख लीजिएगा। PDF मैंने मंगवा लिया है। कितने क्वेश्चन है PDF में? 11 क्वेश्चन है। अभी सब हो जाएंगे बेटा, आज का लेक्चर अटेंड कर लो फिर हम देखते हैं। चले, मैम खुले प्रकार का परिसंचरण समझा दो। यार मैंने क्या बोला कि अभी मैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, प्रीति नींद आ रही है तो सो जाओ जाके बेटा, मैंने किसी को जगाने का ठेका नहीं ले रखा है ना। तो यहाँ पर बेटा ऑफलाइन कोचिंग वाले बोलते हैं कि ऑनलाइन नीट नहीं होते, प्लीज बेटा मुझसे ये सब बकवास मत करो क्लास में। अगर ऑनलाइन नीट नहीं होता है तो हम इतने सालों से रिजल्ट कैसे दे रहे हैं? अगर ऑनलाइन नीट की तैयारी नहीं होती है, कोरोना टाइम पे सारे ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए थे, बंद हो गए थे मतलब बंद हो गए थे, चाहे वो कितना भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कोई बच्चा जाकर के क्लास में नहीं बैठ रहा था, कोरोना का डर था उस टाइम पे। और जो लोग बोलते हैं ना ऑफलाइन कोचिंग वाले कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, ये सब ऑफलाइन कोचिंग वाले बेटा उस 2020 और 2021 में ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे, क्योंकि पैसे सबको कमाने थे। समझे कि नहीं? तो प्लीज ऐसे लोगों की बातों में या तो आप आओ मत, और अगर आना है तो मुझसे मत बोलो कम से कम। ठीक है, आपका अगर जज्बा है, आप में अगर जुनून है तो सिलेक्शन होता है, और अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन 2 लाख दे दो जाके, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर ऐसा ही है कि ऑफलाइन कोचिंग वाले कहते हैं कि ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, तो ऑफलाइन में 20 लाख बच्चा बैठता है। कितना? 20 लाख बच्चा ऑफलाइन कोचिंग अटेंड कर रहा है भारत के अलग अलग कोनों में। सीट बेटा 60,000 70,000 ही है, और उन 60-70 हजार में 40,000 तो हमारे ऑनलाइन वाले चले जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा ऑफलाइन में भी पढ़ रहा है किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में, ज्यादातर बच्चों ने बेटा ऑनलाइन PW का कोर्स, क्योंकि इतना अफोर्डेबल है, 3 साल, जो बच्चा 1-1.5 लाख फीस दे सकता है वो 3,000 नहीं दे सकता, 4,000 नहीं दे सकता, तो वो सब PW का बेटा ऑनलाइन कोर्स लेकर के बैठे हैं। ठीक है, तो ज्ञान हमें ना दें, आपका काम है हमसे ज्ञान लेना। शांति से आइए, ज्ञान लेकर जाइए, सिलेक्शन लेकर के हमसे मिलने आइए। ठीक है, ज्ञान ना दें हमें, है ना। चलो, अरे मैं गुस्सा नहीं हो रही हूं यार सिद्धार्थ, मैं नाराज नहीं हो रही हूं, मैं ज्ञान दे रही हूं तुम लोगों को, मेरा काम है ज्ञान देना। जो मार्केट में लोग आप लोगों को गलत ज्ञान दे रहे हैं, हाँ, हम ऑनलाइन से ही रैंक निकालेंगे, निकालनी पड़ेगी अदिति, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम ऑफलाइन पढ़ने जा रहे होते तो जरूरी है तुम्हारी सिटी में ऑफलाइन कोचिंग होता? तुम पहले तो वहां की 1 लाख फीस देते, फिर तुम घर से बाहर अलग रहते, हॉस्टल की फीस वगैरह अलग देते, हर महीने का तुम्हारा हॉस्टल का 3-3.5 हजार, तो सबसे सस्ता बता रही हूँ मैं, इतना खर्चा होता। खाने पीने का तुम्हारा मिनिमम 3,000 का खर्चा, दिन का 100 रुपए तो मान लें। हैं, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ राजशेखर चौहान, आप समझिए बेटा, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, महीने का आपका 3,000 खाने का खर्चा होता, मिनिमम बता रही हूं मैं। ठीक है, तो आपका ये बेटा
लगभग 70-80 हजार बेटा आपका हॉस्टल और खाने का हो गया, इतनी लगभग आपकी फीस मान लो। इसके अलावा साल में कितना भी नहीं तो 2 से 3 बार तो घर आओगे, होली दिवाली और एक और बार, है ना, तो उसका बेटा अलग खर्चा मान लो। प्लस अलग रह करके जो आपको दिक्कतें होती हैं, जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो शायद आपको भी नहीं पता। मैं हॉस्टल में रही हूँ 5 साल भाई, मुझे पता है, आप लोग बच्चे हैं अभी, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए आप कि जो आपको मिला है बेस्ट मिला है, ठीक है ना। आप घर में रह करके सबके साथ में पढ़ रहे हैं। यस, एक तो आपकी वो कोचिंग की फीस सीधा 70-80-90 हजार 1 लाख से कम होकर के सीधा 3,500 पे आ गई। दूसरा बेटा रहने खाने का जो बाहर का खर्चा था वो भी खत्म हो गया। मैं बेटा अभी इसलिए ये सब बोल रही हूँ, मैम टाइम वेस्ट मत, ललिता मैंने ना चाटा जड़ देना है एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी ब्लॉक्ड। टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोगों ने सबने लिख लिया ये, मैं बोर्ड भरने के बाद आपको ज्ञान देती हूं, जिससे कि आपको उस बीच में इतना टाइम मिल जाए कि आप लोग लिख भी लें और कुछ ज्ञान की बात वो बच्चे सुन लें जिनको जरूरत है। मतलब क्या तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को यार, मतलब क्या तुम लोग क्या हो, क्या हो तुम लोग, हमें मत सिखाइए प्लीज। आप सीखने आए हैं, सीख करके जाइए। केवल ये नहीं, जिंदगी की बहुत सारी चीजें बेटा आपको हम ही सिखाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगी। आपको भी लगता है कि शायद ऑनलाइन पढ़ के 3,500 में क्या ही सिलेक्शन होता होगा बेटा, पूछिए उन बच्चों से। अभी मैं जाऊंगी कल आगरा, मैं वहां पे जिन बच्चों से मिलूंगी ना जो SNMC आगरा लेकर के बैठे हैं बेटा, लास्ट ईयर रेशमा खातून और मनीष, ये 2 बच्चे हैं जिनको SNMC आगरा मिला है। सोहेल जिसको RML लखनऊ मिला है, आपका दिलकुश को MAMC दिल्ली मिला है, ठीक है। मेरठ में एक बच्चा है अमीना खान जिसको AMU अलीगढ़ मिला है, ठीक है बेटा। हमें एक एक बच्चे हमारे याद हैं। दिलकुश एक और है जिसको SMS जयपुर मिला है। तो बेटा बहुत हमारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। वो केवल पढ़ के नहीं पास हुए हैं, ज्ञान लेकर के पास हुए हैं। समझो इन सब चीजों को। चलिए, अब खुले प्रकार का बंद प्रकार का परिसंचरण किसमें देखने को मिलता है, बहुत जनरल बता रही हूं बेटा, बहुत जनरल बता रही हूं, डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलता है 6 नंबर और 11 नंबर में। 6 नंबर मतलब कि आपका एनिलिडा और 11 नंबर मतलब आपका कॉर्डेटा रज्जुकी। अगर हम बात करें बेटा खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसमें मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है आपका 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। लिख लो। तुम रैंक नहीं भी लाओगे, तुम सिलेक्शन भी लोगे ना मेडिकल कॉलेज सरकारी तुम्हें मिलेगा, तुम्हें घर पे बुलाया जाएगा, मत चिंता करो। MBBS हिंदी में नहीं होती है, नहीं पुष्पेन, MBBS बेटा इंग्लिश में ही होती है। लेकिन आपको इतना तैयार कर देंगे, MBBS में आपको केवल जूलॉजी पढ़नी है, जूलॉजी को और डिटेल में पढ़ना है, अपने शरीर का एक एक अंग आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। MBBS फर्स्ट ईयर में आपके सामने एक कैडेवर रख दिया जाएगा, कैडेवर इज डेड बॉडी, ठीक है। उसमें चीर फाड़ करनी है, एक एक मसल निकालनी है, एक एक हड्डी उसकी पढ़नी है, उसकी एक एक आपको नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सब कुछ पढ़नी है, सब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है हिंदी वाले MBBS नहीं कर पा रहे, सब कर रहे हैं, इतनी सालों से कर रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए हिंदी माध्यम के बच्चे आज आर्मी में मेडिकल ऑफिसर भी हैं। रिसेंटली गौरव यादव ज्वाइंड, 2013-14 में पढ़ा था, वो हिंदी माध्यम का बच्चा था, हिंदी माध्यम का गौरव यादव। अभी इसी साल मतलब पिछली साल उसने आर्मी ज्वाइन किया है, मेडिकल ऑफिसर है। एम्स में भी हमारे हिंदी के बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं बेटा। पिछली साल नीट का जो पेपर था वो सबसे टफ था, 2013 से लेकर 2026 के इतिहास में नीट का सबसे टफ पेपर आया था, और उसमें जो AIR 1 वाला बच्चा था वो हिंदी माध्यम का बच्चा था, है ना। एम्स नहीं मिला क्या, बहुतों को मिला है भाई, बहुतों को मिला है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, तो NCERT बोलती है बेटा कि अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा एक चैप्टर है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण नाम का हमारा एक अध्याय है, ठीक है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। परिसंचरण तंत्र के बारे में हम इस चैप्टर में और डिटेल में बात करेंगे। जितना समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम आगे आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो 2 प्रकार का होता है बेटा परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला, दूसरा होता है बंद प्रकार का, ठीक है। यहां आप देखेंगे जो
खुले प्रकार का परिसंचरण होता है इसमें बेटा। जो रक्त होता है ये आपके हृदय से बाहर भेजा जाता है और कोशिका और ऊतक उसी गुहा में डूबे रहते हैं जहां पर ये रक्त फैला है। ठीक है, ओके पुष्पेंद्र। आगे बेटा, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो भी आपका शरीर द्रव्य है रक्त, उसका संचार हृदय से सीधा अलग अलग वाहिनियों में होता है, जैसे कि आपकी धमनी या शिरा या केशिकाएं। प्रदीप पूछ रहा है पीडब्ल्यू में कब से पढ़ा रही है? मेरे को 3.5 साल हो गया पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गए अपने 4। ठीक है, हमने पहला पढ़ लिया आपका संगठन का स्तर, हमने पढ़ लिया देह समिति, हमने पढ़ लिया आपका देह जर्म स्तर की संख्या, हमने पढ़ लिया देह प्रारूप। 5वां देखते हैं बेटा। अब 5वां क्या है संगठन वर्गीकरण का आधार? 5वां है बेटा देह गुहा, जिसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी, या इसको हम बॉडी सीलोम भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम बॉडी कैविटी या बॉडी सीलोम भी कह देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चैट को करते हैं ऑफ। देह गुहा के आधार पर 3 तरीके के जीव होते हैं एनिमल। एक हो गए अगुहीय, जिन्हें हम कहते हैं ए फिलोमेट। दूसरे हो गए बेटा आपके कूट गुहीय, इन्हें हम बोलते हैं स्यूडो फिलोमेट। और तीसरे होते हैं आपके वास्तविक गुहीय, इन्हें हम प्रगुहीय भी बोल देते हैं। ये हो गए आपके यूसिलोमेट, या आप इनको केवल सिलोमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए गुहा क्या होती है उस पर अभी हम चर्चा करते हैं। आई लव माई इंडिया, तो आपको जगह जगह पे ऐसे तिरंगे देखने को मिलेंगे। मैं एक प्राउड इंडियन हूँ। ठीक है, आई लव माई इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स।
मैम हमेशा डायग्राम नहीं बनेगा, हमसे डायग्राम नहीं बनेगा। सब बनेगा तुमसे बेटा, चिंता मत करो। जय हिंद। यस। तो देखो, मैंने बीच में बेटा ये जो गुहा दिखाई है, इसको हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं हम इसको? आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। वही गुहा जिससे आप भोजन ले रहे हो, निगल रहे हो, पेट में जा रहा है, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है। यश, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दिस। यहाँ पर भी आहार नाल और यहाँ पर भी आहार नाल। ठीक है, आहार नाल हो गई। सबसे बाहर वाली बेटा जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाह्यजन स्तर या एक्टोडर्म। ठीक है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अंतःजन स्तर या एंडोडर्म। ठीक है। यहां पर भी सेम, ये हो गया आपका बाह्यजन स्तर या एक्टोडर्म। ये हो गया बेटा आपका अंतःजन स्तर या एंडोडर्म। और जो दो मैंने सफेद लेयर दिखाई है बेटा, ये हो गया आपका मध्यजन स्तर या मीजोडर्म। ठीक है। ये है मध्यजन स्तर। हाँ, मैंने कल भी लिखवाया था, पर कल हमने त्रिकोरिक और द्विकोरिक देखे थे। ठीक है। मीजोडर्म समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। यहां पर आहार नाल के बाद एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। क्लियर है? दूसरा, इसमें आहार नाल के बाद एंडोडर्म, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, पर यहां पर जो मीजोडर्म है सफेद रंग से, वो धब्बे के रूप में है। ठीक है, पैचेस के फॉर्म में है। तो यहां आप लिखेंगे मीजोडर्म जो है मध्यजन स्तर, वो पैचेस, पैचेस यानी कि धब्बे के रूप में उपस्थित है, लगातार नहीं है। डाउट्स लास्ट में चेक करेंगे बेटा, मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, लगातार मीजोरम नहीं है। ठीक है। फिगर से क्वेश्चन आते हैं साक्षी, 2 3, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि आहार नाल के बाहर एंडोडर्म है, फिर मीजोडर्म है, फिर एक गुहा है, फिर से मीजोडर्म है, फिर आपकी एक्टोडर्म है। ठीक है। तो वास्तविक गुहा, प्रगुही का मतलब होता है बेटा वास्तविक गुहा वाले। प्रगुही का क्या मतलब हुआ? प्रगुही का मतलब हुआ जिनके पास वास्तविक गुहा है, जिनके पास एक्चुअल कैविटी है। ठीक है। लेकिन वास्तविक गुहा, नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं नीलम, सब बताएंगे बेटा। मैंने आपको बोला ना 5 साल के पेपर दूंगी, बोल दिया ना 5 साल के पेपर दूंगी मतलब दूंगी। शांत रहो, बिल्कुल। ठीक है। एक टेलीग्राम आईडी मैं आपको दे दूंगी, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को। और प्लीज, मेरे नाम पे बहुत फर्जी चैनल चल रहे हैं, मुझे नहीं पता है कौन कौन से, बच्चे बाद में बताते मैडम उसमें तो नहीं आया, तो मैं कहती भाई वो मेरा है ही नहीं चैनल। तो प्रियंका मिश्रा नाम से बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, बट मैं आपको अपना चैनल दे दूंगी टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर चीज आपको वहां मिल जाएगी। मैं आपको 5 साल के जो पेपर है नीट के, उनका पीडीएफ भी वहीं दे दूंगी। ओके, क्लियर है? ठीक है मैम, फिगर अलग अलग रंग से बनाना है। हाँ शिमा, अलग अलग रंग से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, मुझे तो सब आता है, आपको समझो ना। ठीक है।
ठीक है। तो प्रगुही का मतलब होता है वास्तविक गुहा। अब वास्तविक गुहा क्या होती है? तो वो गुहा बेटा जो दोनों तरफ से मध्य जन स्तर से आस्तरित हो, वह गुहा जिसके दोनों ओर मीजोडर्म उपस्थित हो, उसी को बेटा हम बोलते हैं वास्तविक गुहा या ट्रू कैविटी। ठीक है। हम बेटा ये हैं, अब पहले मैं इसके आपको एग्जांपल्स ही बता दूं। तो आपके अगुह्य कौन है बेटा? आपके पहली बात तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात हो रही है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है? पॉरीफेरा 1 नंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक है? नहीं मैडम, वो तो द्विकोरिक है। 2 नंबर सिलेंट्रेटा त्रिकोरिक है? नहीं मैडम, द्विकोरिक है। 3 नंबर टीनोफोरा त्रिकोरिक है? नहीं मैडम, द्विकोरिक है। यहाँ पर हमने 3 लेयर बताई, मतलब हम त्रिकोरिक की बात कर रहे हैं। त्रिकोरिक शुरू हो रहा है आपके 4 नंबर यानी कि प्लेटियलमेंथिस से। तो अगुह्य होते हैं आपके 4 नंबर, कूट गुह्य होता है आपका 5 नंबर, यहां से आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और प्रगुह्य होते हैं आपके 6 से लेकर के 11 नंबर। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटियल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यस, क्लियर हुआ? ठीक है। अब वास्तविक गुहा का आपको एग्जांपल, ये जो आपको गुहा बताई ना, इन्हीं में आपके सारे जो अंग हैं वो इसी गुहा में पाए जाते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ। ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ओहो ओहो ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई भाई साहब। एक एडिशनल स्लाइड खत्म हो गई अपनी। इंपोर्ट करते हैं जी की फाइल। 1 मिनट रुक जाना। चलिए देखो, हम ये जानते हैं कि मैडम ये हमारी आहार नाल है। चलो ये हमने बना लिया आपका आमाशय। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? आमाशय। ठीक है, विच इज योर स्टमक, पेट आप बहुत सिंपल टर्म में बोल दें तो ये हो गया बेटा आपका आमाशय या स्टमक। ठीक है। आमाशय आहार नाल का भाग है। ठीक है। आमाशय क्या है बेटा? डायग्राम समझा दो, अभी समझाएंगे बेटा। आमाशय क्या है? आमाशय आपके आहार नाल का ही तो भाग है। ठीक है, इसी से तो होते हुए भोजन जाता है आगे छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। ठीक है। तो आमाशय की बेटा जो सबसे आंतरिक स्तर है, ठीक है, ये किसकी बनी है? ये बनी है एंडोडर्म की, यानी कि अंतःजन स्तर की। किसकी बनी है? एंडोडर्म की। ठीक है। यहां देखिए मैंने क्या बोला है, सबसे अंदर आहार नाल है। आहार नाल को कौन लाइन कर रहा है या आहार नाल की कवरिंग कौन बना रहा है? इमीडिएटली एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पे हो गया एंडोडर्म। फिर इसके बाहर कुछ और भी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पर टिश्यूज वगैरह पाए जाते हैं। और ये जो बेटा टिश्यूज हैं ये आपके मीजोडर्म से उत्पन्न है। किससे उत्पन्न है? मीजोडर्म से। ठीक है, ये नोट नहीं करना है बुशरा, ये मैं केवल समझा रही हूँ। ठीक है। और आपकी बॉडी का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? कोई मुझे बता सकता है? आपकी बॉडी में सबसे बाहर की तरफ कौन सा अंग है? कौन सा अंग है आपकी बॉडी में सबसे बाहर? बच्चा, यस, स्किन। मैडम हिंदी भी लिखे हिमांशु बेटा, मैंने यहाँ लिखी तो है हिंदी। कितनी बार लिखूं बेटा? सॉरी। ठीक है, यहाँ हिंदी लिखी तो है बेटा, कितनी बार लिखूं? और ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ सिमरन।
ठीक है। तो सबसे बाहर बेटा क्या है, आपकी त्वचा है ना। सबसे बाहर क्या है आपकी, ये आपकी त्वचा हो गई। तो त्वचा जो आपकी स्किन है बेटा, ये स्किन सबसे बाहर है, तो ये किससे बनी होगी मैडम, ये बाह्यजन स्तर से बनी होगी, यानी कि एक्टोडर्म से बनी होगी। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है इस स्किन के नीचे भी कई सारे ऊतक हैं, और ये जो बेटा ऊतक हैं स्किन के नीचे, ये भी मीजोडर्म से बने हैं, ये भी मीजोडर्म से बने हैं। समझ रहे हो, सबसे बाहर स्किन है, एक्टोडर्म की बनी है। स्किन के नीचे बेटा आपकी जो भी लेयर है टिश्यूज की, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, वो मीजोडर्म से बनी है। और सबसे अंदर जो आपकी आहार नाल है वो एंडोडर्म से बनी है, उसकी बाहरी जो परत है वो मीजोडर्म से बनी है। अब इन दोनों मीजोडर्म के बीच में ये जो गुहा है बेटा, इस गुहा में आपके कई सारे अंग, आपका चाहे हृदय हो, फेफड़े हो, अब ये सिर्फ मैं आमाशय की चारों तरफ नहीं, मैं पूरी बॉडी में बता रही हूँ। यहाँ पर आपकी क्या जा रही है, आहार नाल का यहाँ पे ग्रसिका भाग जा रहा है, ईसोफेगस जिसको हम बोल देते हैं, भोजन नाल बोल देते हैं, फूड पाइप बोल देते हैं। तो फूड पाइप बेटा आहार नाल का भाग है, तो एंडोडर्म से बना होगा। फूड पाइप के बाहर आपका मीजोडर्म है, ठीक है। फूड पाइप आहार नाल का भाग है तो एंडोडर्म से बना होगा। फूड पाइप के बाहर वाली परत मीजोडर्म की बनी है, और यहाँ पे आपके बाहर क्या हो गई, त्वचा हो गई। त्वचा आपकी एक्टोडर्म से बनी है। त्वचा के अंदर आपका जो भी टिश्यू है वो आपका मीजोडर्म से बना है। अब आपके इस आहार नाल या भोजन की जो नाल है और आपके स्किन के, इन दोनों के अंदर मीजोडर्म है, और इन दोनों मीजोडर्म के बीच में जो गुहा है उसी में आपके फेफड़े और हृदय पाया जाता है। तो फेफड़े और हृदय किसमें पाए जा रहे हैं, मीजोडर्म से आस्तरित गुहा के बीच में। समझ रहे हो, अंदर भी मीजोडर्म, बाहर भी मीजोडर्म, बीच में फेफड़े। इसी तरीके से आपके शरीर में जो आहार नाल है मुख द्वार से शुरू होकर गुदा द्वार तक जाती है, ठीक है। बाहर की तरफ स्किन है, स्किन के अंदर भी मीजोडर्म, आहार नाल के बाहर भी मीजोडर्म, और स्किन के अंदर मीजोडर्म, आहार नाल के बाहर भी मीजोडर्म। इन दोनों के बीच में जो आपकी बॉडी के अंदर गुहा है, इन्हीं गुहा में बाकी अंग पाए जाते हैं, और यही रीजन है कि ज्यादातर अंग बेटा आपके मीजोडर्म से बने हैं। किससे बने हैं आपके ज्यादातर अंग, मीजोडर्म से बने हैं, यानी कि ठीक है ना। तो ज्यादातर ऑर्गन्स आपके, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। बस मैं समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। वास्तविक स्किन का मतलब, ओ माय गॉड आजम, आपको वास्तविक गुहा का मतलब समझ में आया। वास्तविक गुहा बेटा ऐसी गुहा होती है जिसके अंदर और बाहर दोनों तरफ बेटा मीजोडर्म पाया जाता है, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से बता तो रही हूं। ज्यादातर ऑर्गन्स मीजोरम से क्यों बने हैं, क्योंकि उनके दोनों तरफ मीजोरम है। आप पहले इसको बना लो, फिर बेटा मैं इसको आगे देखती हूँ क्या करना है।
हाँ जी, डन डन। तो ये हो गए बेटा देह गुहा के आधार पर। तो देह गुहा या तो गुहा इनमें है ही नहीं, या है जो दोनों तरफ मध्यजन स्तर से आस्तरित है, और या फिर गुहा इनमें ऐसे प्लेन गुहा नहीं है, इनमें गुहा ऐसी है जहां पे मिजोरम ऐसे धब्बे धब्बे के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कूट गुहा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एनसीईआरटी क्या कहती है जरा वो भी देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है, ये छोटे छोटे से अब 2 टॉपिक रह रहे हैं, खंडी भवन और नोटोकॉर्ड। चलिए, तो ये देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, देख रहे हैं चित्र में कोई अंतर? नहीं मैडम। चलो, तो एनसीईआरटी क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वास्तविक गुहा, बाहर एक्टोडम, अंदर आहार नाल के बाहर एंडोडम, और मीजोडम दोनों तरफ, बीच में ही खाली गुहा जिसमें आपके अंग पाए जाएंगे। यहाँ पे मीजोडम नहीं दिख रही है आपको, लेकिन पैचेस दिख रहे हैं मीजोडम के। ठीक है, तो ये गुहा है पर वैसी गुहा नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो इसको हम कूट गुहा बोलते हैं, मतलब झूठी सी गुहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई गुहा नहीं दिखेगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच, मतलब त्वचा और आहार नाल के बीच गुहा की जो उपस्थिति होती है, ठीक है, या अनुपस्थिति, या तो गुहा पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, इसके आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, मीजोडर्म से अतिच्छादित, आच्छादित मतलब कि कवर्ड। ठीक है, आच्छादित का मतलब क्या होता है? कवर्ड। जो कवर्ड है दोनों तरफ मीजोडर्म से, उसको बेटा हम वास्तविक गुहा कह देते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जिनमें वास्तविक गुहा होती है उनको हम प्रगुही बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बेटा। उदाहरण प्रगुही कौन हो गए आपके? एनिलिडा से लेकर के आपके कॉर्डेटा तक, है ना। 6 से लेकर के 11 आपके सारे के सारे प्रगुही हो गए। धन्यवाद हरीश। कुछ प्राणी में बेटा गुहा मीजोरम से अतिच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा जो होती है, बाह्य त्वचा और अंत त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये स्कैटर्ड है। ठीक है, बिखरी हुई यानी कि स्कैटर्ड है, ऐसे ही धब्बे की तरह। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि इनमें गुहा है पर एक्चुअल नहीं है, फॉल्स, कूट गुहा है। ठीक है, फिर बेटा इसका उदाहरण हो गया आपका एस्केलमेंथिस। इसका उदाहरण हो गया आपका 5 नंबर एस्केलमेंथिस। और जिनमें बेटा शरीर गुहा होती ही नहीं है उनको हम अगुही बोल देंगे, जैसे कि आपके 4 नंबर प्लेटियलमेंथिस। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आच्छादित? आच्छादित मतलब कि कवर्ड, आच्छादित बोल दो। ठीक है, अतिच्छादित इज ओवरलैप्ड, छोड़ दो। आच्छादित मतलब कि कवर्ड। ठीक है, कवर्ड। नली की लंबाई कितनी होती है बेटा? अलग अलग जीवों में नली की लंबाई अलग होती है। ऐसे एनिमल्स जो मांस खाते हैं, ठीक है, उनमें नली बहुत छोटी होती है। वो एनिमल्स जो घास खाते हैं उनमें नली बहुत लंबी होती है, आहार नाल। ठीक है, और जो मांस और घास दोनों खाते हैं उनमें बीच की होती है। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया। अगला हेडिंग डालिएगा बेटा 6 नंबर, खंडी भवन या सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, खंडी भवन क्या होता है? खंड, जिसके शरीर को खंडों में बांटा गया। केचुआ देखा है तुम लोगों ने? देखा ही होगा, है ना। केचुआ तो देखा ही होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। केचुआ दैट इज अर्थवर्म, है ना। कोई है ऐसा जो विदेश में रहता है? नहीं मैडम। केचुआ, व्हाट इज दिस? हमने तो देखना छोड़ो, मैं नाम कभी नहीं सुना है। ऐसा कोई है क्या? नहीं देखा है सबने? धन्यवाद अगर देखा है। केचुआ का आपने अगर शरीर देखा है तो वो कुछ ऐसा होता है। आपको बाहर से देखने से लगता है कि इसके शरीर में रिंग्स हैं, और ना केवल बाहर से, उसमें आपको अंदर की तरफ भी रिंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से भी रिंग्स दिखते हैं और उनके शरीर में अंदर भी रिंग्स होते हैं। केचुआ, अगर हम एक बड़े केचुए की बात करें तो उसके शरीर में लगभग 100 से 120 रिंग्स होते हैं। ठीक है, केचुए के, अगर हम एक बड़े एडल्ट वयस्क केचुए की बात करें तो उसके शरीर में ऐसे 100 से 120 रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बेटा खंड है, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं वास्तविक खंडी भवन। क्या बोलते हैं हम इसको? वास्तविक खंडी भवन या ट्रू सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रू सेगमेंटेशन। अच्छा, ट्रू सेगमेंटेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं? हमने क्या देखा, इसका शरीर खंडों में बटा है, ठीक है, इसका शरीर जो है वो खंडों में बटा है, शरीर खंडों में बटा है, पहली चीज खंडों में बटा है, पहली चीज। और दूसरी चीज आंतरिक, ऐसे लिखो, ऐसे प्रत्येक खंड में समान अंग लगभग उपस्थित। मतलब शरीर में अगर मैंने कहा कि इसके शरीर में 100 से 125 खंड है, 100 से 120 इसके शरीर के अंदर ऐसे खंड है, बिल्कुल नोट करना है किरण। हर एक खंड के अंदर लगभग 2-4 खंड छोड़ दो तो लगभग हर एक खंड के अंदर एक ऑर्गन आपको सेम मिलेगा, और इनके शरीर में पाया जाने वाला वो ऑर्गन है बेटा नेफ्रीडिया। ऐसा ऐसे बताया तो अलग से मैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये बेटा इसके हर एक खंड में लगभग पाया जा रहा है। एक आध को अगर हम छोड़ भी दें तो भी लगभग शरीर के हर एक खंड में ये पाया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। इसके बारे में आपको केचुए में पढ़ाऊंगी, नेफ्रीडिया, ठीक है। और इस तरीके के खंडी भवन को हम वास्तविक खंडी भवन या मेटामेरिक खंडी भवन भी कह देते हैं, ठीक है। इसको हम मेटामेरिक खंडी भवन भी बोल देते हैं। इंग्लिश में हम इसको मेटामेरिज्म भी बोल देते हैं। ये बेटा आपको किस किस में देखने को मिलता है? वास्तविक खंडी भवन जो होता है आपको ये देखने को मिलता है आपको 6 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर में। जल्दी से लिखिए, मैं औलाद को जगा दूं यार। लिख लो जल्दी से। डोंट शाउट। हम्म हम्म ठीक है, ये हो गया आपका 6th वाला वर्गीकरण का आधार। फिर आता है बेटा आपका 7वां, जिसे हम बोलते हैं नोटोक या पृष्ठरज्जु। नोटो कॉर्ड, ठीक है। Eat it. ये आपका आखिरी, बाद में समझाऊंगी बेटा जब हम पढ़ेंगे इसको। कीप इट ऑन द प्लेट, देन यू कैन गो। हाँ जी, अभी इसके बाद बेटा डाउट्स देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट डोंट वरी। मॉड्यूल्स क्या है? धर्मजीत पूछ रहे हैं बेटा। मॉड्यूल्स कुछ किताबें हैं
जो आपको दी जाती हैं, जिसमें नोट्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, दैट इज मॉड्यूल। यस। मैम ये पीडब्ल्यू की बुक से पढ़ा रहे हैं सोनम, ये हम पढ़ा रहे हैं बस जहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन आता है हम वहां से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड होता क्या है बेटा? तो सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड एक छड़ी नुमा संरचना होती है। इट इज छड़ी नुमा संरचना, जिसे हम बोल सकते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो शरीर के पृष्ठ भाग में, पृष्ठ यानी कि पीठ वाले पृष्ठ भाग में उपस्थित होती है। इसको हम डॉर्सल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। पृष्ठ भाग यानी कि डॉर्सल रीजन में उपस्थित होती है, और ये बेटा मध्यजन स्तर से बनती है। किससे बनती है? ये आपके मीजोडर्म से बनती है। मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा बनता है माँ के गर्भ के अंदर, उस टाइम पर बेटा सबसे पहले तो वो कोशिकाएं अपने आप को 3 लेयर्स में विभाजित करती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। कोई बात नहीं। एक्टो, मीजो और एंडोडर्म 3 लेयर्स बनती हैं। इन्हीं 3 लेयर से आपके सारे ऊतक और अंग बनते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी बेटा इसी पृष्ठरज्जु से बनती है, ठीक है। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है बेटा, वो जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, उस समय पर बेटा ये मीजोडर्म से बनता है आपका नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। तो नोटोकॉर्ड क्या है? एक छड़नुमा संरचना है जो शरीर के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। यस, 32 सेल से बनता है। यस, और ये बेटा आपके मीजोडर्म से बनता है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम 2 तरीके के जीव बताते हैं। एक जो है आपके नॉन कॉर्डेट्स, जिनको हम अरज्जुकी बोल देते हैं, जिनमें रज्जु नहीं है, अरज्जुकी, इनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती, नॉन कॉर्डेट्स। और दूसरे हो गए बेटा रज्जुकी, जिनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है, इन्हीं को हम बोल देते हैं कॉर्डेट्स। और आप सबको पता है बेटा कॉर्डेट्स मतलब कि 11 नंबर का संघ, बाकी के बेटा 1 से लेकर के 10 में रज्जु नहीं पाई जाती है। तो ये हो गए आपके अरज्जुकी। क्लियर? इसी आधार पर हमने इतने सारे संघ बनाए हैं। अब मजा आएगा आपको अगली क्लास में, क्योंकि अभी तक तो हम चैप्टर का बेस पढ़ रहे थे। इन सब का यूज होगा बेटा अगली क्लास, मजा आने वाला आपको अगली क्लास में। और आप तब बोलेंगे कि भाई हाँ, सारी हड्डियां भी बेटा आपकी मीजोरम से बनती हैं। आपकी बॉडी में 639 मसल्स हैं, वो भी सारी मीजोरम से बनती हैं, ठीक है ना। तो मीजोरम से आपके बॉडी का बहुत मेजर पोर्शन बन रहा है, ठीक है ना। एक्टोडर्म से आपकी स्किन बन रही है, एंडोडर्म से आपकी आहार नाल बन रही है। कल नहीं है क्लास, क्लास है अपनी अब नेक्स्ट वेंसडे, नहीं नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, कल नहीं है। यस। तो अब एक बार हम देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है खंडी भवन में क्या बोल रही है कि कुछ प्राणियों में शरीर बाहर और अंदर दोनों तरफ श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंग बार बार रिपीट होते हैं। पुनरावृत्ति मतलब कुछ अंग जो होते हैं वो बार बार हर एक खंड के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना पुनरावृत्ति करिए, मतलब कि आप रिवीजन करिए, बार बार चीजों को पढ़िए। यस। तो पुनरावृत्ति मतलब जितने खंड हैं लगभग हर खंड में आपको किसी ना किसी ऑर्गन का रिपीटिशन देखने को मिलेगा। आजम खान लिख रहे हैं पूल, भाई पूल 2 होते हैं, या तो वो वाला पूल जिसमें आपको तैरना है, स्विमिंग पूल, या बेटा वो पूल गेम होता है जिसमें हम स्टिक से बॉल्स को हिट करते हैं और उनके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, होल्स,
उसमें बॉल्स को भेजते हैं। ये हो गया पूल, ठीक है। हम जो कराएंगे बेटा वो कराएंगे POLL वाला पोल, दिल मांगे पोल रौनक विद पोल करवाएंगे, इसका डाउट चेक करेंगे, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को बेटा हम खंडी भवन कहते हैं या सेगमेंटेशन कह देते हैं, ठीक है। केचुए में अगर हम बात करें तो इसमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, जिसे हम विखंडावस्था या मेटामेरिज्म कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मेटामेरिज्म, ठीक है। आखिरी है बेटा नोटोकॉर्ड। तो शलाका रूपी पृष्ठरज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है और भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान पृष्ठ सतह पर बनती है। भ्रूणी मतलब जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, भ्रूण उसको हम बोलते हैं। शलाका मतलब कि छड़ी नुमा संरचना होती है, ठीक है। पृष्ठरज्जु युक्त जो प्राणी होते हैं उनको हम बेटा रज्जु की बोल देते हैं, और जिनमें नहीं होती उसको हम अरज्जु की बोल देते हैं। डन। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैं आपके डाउट्स देख लेती हूँ एक बार। चलिए रीसेंट डाउट्स पे आते हैं। कॉर्डेट्स क्या है? नीलकमल, कॉर्डेट्स वो हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड वाला जो आखिरी आपका संघ है उसको हम कॉर्डेट्स बोल देते हैं, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके सबको। पॉइंट नहीं समझ आए नोटोकॉर्ड के, कोई बात नहीं अंशिका, कोई बात नहीं। अब मैं एक एक करके आपको सब पढ़ाऊं। भाई नोटोकॉर्ड आपका मध्यजन स्तर से बन रहा है, 3 आपकी जो जर्म लेयर्स होती हैं उसमें मीजोडर्म से आपका नोटोकॉर्ड बन रहा है। पहली चीज, ये लकड़ी, ये रीढ़ की हड्डी क्या है तुम्हारी? रीढ़ की हड्डी लकड़ी जैसी संरचना है ना, बिल्कुल बीचों बीच। पृष्ठ मतलब पीछे की तरफ, पृष्ठ मतलब डॉर्सल बैक साइड में। ये है बेटा कॉर्डेट। समझ में आया? पॉइंट समझ में आया बेटा? क्या नाम है? प्रीति? नहीं, क्या है? अंशिका। तो नोटोकॉर्ड क्या है? लकड़ी जैसी बैक साइड में प्रेजेंट एक संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो कि मीजोरम से बना है। आपकी स्किन एक्टोडर्म से बनी है, ये मीजोरम से बना है, ठीक है। चलो मीजोरम किसे कहते हैं? ओ माय गॉड, जर्म स्तर बताइए ना। त्रिकोरिक, द्विकोरिक। जो द्विकोरिक होते हैं उनका शरीर केवल बाह्य और मध्यजन स्तर से बनता है, एक्टो और एंडोडर्म से। जो त्रिकोरिक होते हैं उनका शरीर एक्टोडर्म, मीजोरम, एंडोडर्म तीनों से बनता है। कल वाला लेक्चर देखो जाकर के, समझ में आएगा। डॉर्सल का मतलब, डॉर्सल मतलब बैक, पृष्ठ। ये डॉर्सल है, ये तुम्हारा वेंट्रल है, साइड में तुम्हारा लेटरल है, ये तुम्हारा एंटीरियर है, बैक तुम्हारा पोस्टीरियर है, ये पैर वाला साइड तुम्हारा पोस्टीरियर है। ये मेडिकल टर्म्स है जो अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे की तरफ बढ़ेंगे सबको समझाऊंगी। पृष्ठ रज्जु क्या होता है भाई बता तो। पृष्ठ रज्जु ही तो पृष्ठ में प्रेजेंट एक रज्जु है, यानी कि छड़ी है। पृष्ठ मतलब बैक में, रज्जु मतलब छड़ी। ओके, पृष्ठ रज्जु आपके शरीर के पृष्ठ भाग में उपस्थित एक रज्जु यानी कि छड़ी नुमा संरचना है। ओके, व्हाट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट? विवेक, नॉन कॉर्डेट्स वो जिनके पास नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु नहीं है, कॉर्डेट्स वो जिनके पास नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु है। अच्छा मैम, 2 नोट्स रहते हैं, एक आप लिखते हो वो, और एक और कौन से बनाए? आपको वही बनाना है जो मैं लिख रही हूं अभी, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं बनाना। इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। प्रीति, पृष्ठरज्जु से रीढ़ की हड्डी बनती है, ठीक है। अभी मैंने बहुत सिंपल टर्म में, मेरू रज्जु भी आप बोल सकते हो, मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आपको रीढ़ की हड्डी बोल दिया है। लेकिन रीढ़ की हड्डी बेटा पृष्ठरज्जु से बनती है, नोटोकॉर्ड से आपका वर्टिब्रल कॉलम बनता है। आगे पढ़ेंगे हम, सब कुछ पहले दिन में नहीं पढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ आगे बेटा, 6 और 8 वाले में सारे संघ आते हैं क्या? 6 और 8 वाले में ये क्या था, नहीं समझी मैं। मैम ये तो नेफ्रॉन जैसा लग रहा है। हाँ तनु, वो नेफ्रॉन जैसा ही था, नेफ्रीडिया, जो केचुए में पाया जाता है, ठीक है। हाँ मैम, अर्जुना स्टूडेंट्स को पढ़ाकर मजा आ रहा होगा। अमर तुम मेरी अभी दुखती रख पे हाथ मत रखो, पागल कर दिया इन बच्चों ने मुझे। अच्छा 2 साल से बच्चे इतने नहीं थे, ये साल पता नहीं अजीब ही आए हैं बच्चे थोड़े। मेटामेरिज्म एक बार और बता दो। मेटामेरिज्म मतलब वास्तविक खंडी भवन, ऐसे खंड जो बाहर से भी खंड दिख रहे हैं और अंदर भी इनमें एक कोई अंग बार बार उपस्थित है हर एक खंड में, ठीक है। मेटामेरिज्म। मैम मॉड्यूल कहाँ मिलेगा? बेटा मॉड्यूल आपको PW स्टोर करके एक हमारा ऐप है जहाँ से आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। मैम बेस बहुत वीक है, अर्जुना से पढ़कर रैंक बना जाए। ऋषु, बेस वीक हो, 0 हो, कुछ नहीं आता हो, तुम बस जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ते चलो। तुम अभी से डाउट करोगे मैडम अभी अर्जुना से पढ़ के रैंक बनाएगा क्या? क्यों नहीं आएगा, तुम पढ़ो तो। ओके, पढ़ोगे तो रैंक 1 जरूर आएगा। मैम क्या इसके हर खंड में हर प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं? हर प्रकार के नहीं पाए जाते राजेंद्र, कोई भी एक ऑर्गन आपको रिपीट देखने को मिलेगा। सारे ऑर्गन्स अगर हर खंड में पाए जाएंगे बेटा तो फिर वो पॉरीफेरा जैसा हो जाएगा ना, कोशिका एकत्रीकरण टाइप, ठीक है।
ये तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन जैसा आप बोल सकते हो। नेफ्रिडिया का क्या काम होता है? नेफ्रिडिया का काम होता है बेटा बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना और बॉडी के अंदर पानी और आयंस को मेंटेन करना। नहीं समझ में आएगा, छोड़ दो। प्रत्येक खंड में कितने नेफ्रिडिया? एक पाया जाता है। व्हाट इज ह्यूमन किस वर्गीकरण में आते हैं? बेटा हम रज्जुकी में आते हैं। राम जी हम बिल्कुल आखिरी वाले में रज्जुकी में आते हैं, हम सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, ठीक है ना। तो रिंग्स का क्या काम होता है? रिंग्स कुछ नहीं बेटा, उनकी बॉडी का संरचना ऐसा है कि रिंग्स देखने को मिल रहे हैं। आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो? क्यों रहूंगी मैं आउट ऑफ इंडिया, भाई मैं इंडिया में ही हूँ, भारतीय हूँ दिल से। चलो आज के लिए इतने डाउट्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नीट में आ चुका क्वेश्चन है 2019 में, ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा कि निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। अंगतंत्र स्तर का संगठन देखने को मिलता है, द्विपार्श्व समिति देखने को मिलती है, और ये पूर्ण इनमें गुहा होती है, यानी कि पूर्ण वास्तविक गुहे होते हैं, और शरीर का खंडीभवन देखने को मिलता है। ठीक है, किस संघ के बारे में या किस संघ में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा? कौन सा ऐसा संघ है जिसमें आपको अंगतंत्र स्तर का संगठन भी दिखेगा, द्विपार्श्व समिति दिखेगी, वास्तविक गुहा दिखेगी, और शरीर खंडीभवन में देखने को मिलेगा? 45 सेकंड का समय दे रही हूं, ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। अभी I'll give you दूध है ना, after some time. After some time I said. You just woke up also. Papa coming. आराम से पढ़ के आंसर दीजिए। अब जैसे ही हम इसमें ये वाला पॉइंट देखेंगे, देखो हमें ये तो पता है कि अंगतंत्र स्तर का संगठन किसमें देखने को मिलता है आपको? 5 से लेकर के 11 में, क्योंकि प्लेटी एल्मेंथिस में अंग स्तर का संगठन है ना। एस्के एल्मेंथिस से अंगतंत्र शुरू हो जाता है, ठीक है। द्विपार्श्व समिति आपको किसमें देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलती है 4 से लेकर के 11 में, जिसमें 9 जो है वो अपवाद है, एकाइनोडर्मिटा, ठीक है। वास्तविक गुहा आपको किसमें देखने को मिलती है? 6 से लेकर के 11 में, और शरीर का खंडीभवन आपको देखने को मिलता है 6, 7 और 11। तो 6, 7, 11 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, 7 में सब मिलेगा, और 11 में भी सब मिलेगा। तो 6, 7, 11 यानी कि एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा आंसर हो जाएगा इसका ए। लेट्स चेक। केवल 22% बच्चों ने आंसर सही दिया है। यस, हर्ष प्राइम, सिद्धू एंड आकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन से जंतु वास्तविक गुहा और द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं? ध्यान से पढ़ो। जिनमें वास्तविक गुहा देखने को मिलती है, सत्य गुहा, प्रगुही होते हैं, और ये द्विपार्श्व समिति भी दर्शाते हैं, ठीक है। संघ का नाम कौन रखा था? बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट थे सुप्रिया, ठीक है। ध्यान से पढ़ के अब आंसर दीजिए, 45 मिनट का समय है। जिनमें आपको द्विपार्श्व समिति और वास्तविक गुहा देखने को मिलेगी। रिमूव दिस, रिमूव बोथ ऑफ देम। आराम से पढ़ के आंसर करिए। Sit down at a place and remove. अभी I'll help you with this. Yes. तो वास्तविक गुहा बेटा आपको देखने को मिलती है 6 से लेकर के 11 में। द्विपार्श्व समिति आपको देखने को मिलती है 4 से लेकर के 11, जिसमें 9 नंबर में अगर हम बात करें तो इनके लार्वा तो बेटा द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं, लेकिन वासुवेट इनके जो वयस्क होते हैं वो थोड़े कम विकसित होते हैं, जो अरीय समिति दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 6 से पहले वाले तो आंसर में नहीं हो सकते, तो 6 से पहले वाला आपका प्लेटिहेल्मिन्थस नहीं हो सकता, एस्केहेल्मिन्थस नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटिहेल्मिन्थस में आपके कूटगुहा, सॉरी अगुही होते हैं, एस्केहेल्मिन्थस आपके कूटगुही होते हैं। अब एनिलिडा और वयस्क काइनोडर्मेटा की बात करें तो वयस्क काइनोडर्मेटा में तो अरीय समिति होती है, ये आपका गलत हो गया। आंसर हो जाएगा आपका एनिलिडा। एनिलिडा में वास्तविक गुहा भी है 6 नंबर, और एनिलिडा में बेटा आपको
द्विपार्श्व समिति भी देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए, लगभग 34% बच्चों ने आंसर सही दिया है। हर्ष प्राइम, दीपांशु एंड मोहम्मद मेहताब। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आराम से विचार करिएगा फिर आंसर दीजिएगा। यस, और क्वेश्चन है बेटा ये 2024 का क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर पहले विचार कर लो, ठीक है। एनिलिडा सत्य गुहीय होते हैं, इनमें वास्तविक गुहा होती है। पॉरीफेरा में कूट गुहा होती है। एस्केलमेंथिस में गुहा होती ही नहीं है। नीट में इस साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस साल 2026 में भी बेटा ये क्वेश्चन आया है, 24 में भी आया था। घुमा फिरा के आया, एग्जैक्ट नहीं आया पर आया है, ठीक है। और प्लेटियलमेंथिस में कूट गुहा होती है, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट है आपके पास, इनमें से सही कौन से हैं आपको वो बताने हैं, ठीक है। और मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं आपका, ये इनमें सही कौन सा है आपको ये बताना है। केवल सी, केवल डी, केवल बी, केवल ए। हाँ जी, let me help you. Stand up. Stand up. No. Oh, how could I make you wear this? No. Baby. Okay. Give me the other leg. Now you have to stand. You have to stand. You need to stand. Okay. I'll send you to straight. No. Abhi he's sleeping. No. Yeah, Dadi called me and told me. Go, go, go. चलिए, तो इनमें से सही क्या है ना। एनिलिडा में वास्तविक गुहा होती है 6 नंबर, ठीक है। सत्य गुहा आपके 6 नंबर से ही शुरू होती है। पॉरीफेरा में कूट गुहा नहीं होती है, कूट गुहा एस्केलमेंथिस में होती है। एस्केलमेंथिस कूट गुहीय होते हैं और प्लेटियलमेंथिस जो होते हैं वो अगुहीय होते हैं। तो केवल एक सही है, केवल ए। आंसर हो जाएगा आपका डी। लेट्स चेक। लगभग 28% बच्चों का आंसर सही है। भूमिका, डेविड, सोनम। ओवरऑल अगर हम लीडर बोर्ड देखें तो अमित तिवारी के तीनों सही हैं, ठीक है। देन सेकंड पे है अपना कौन, सेकंड पे आई गेस आशुतोष है, और थर्ड पे धीरज कुमार मेहता। अमित तिवारी, अच्छा सौरभ कुमार इज फर्स्ट है ना। आशुतोष देन धीरज, फोर्थ पे अमित तिवारी, फिफ्थ पे चंदू, सिक्स्थ विशाल, याचना, सेवेंथ विवेक राजपूत, निहारिका एंड मनीष। तो दिस इज ऑल अबाउट आज की क्लास। कितनी समझ में आई बेटा वो आप जानते हैं। अब आप होमवर्क में DPP1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कल कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैंने कल पढ़ाया था उससे बन जाएंगे, कुछ आज के टॉपिक से बन जाएंगे। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट वीक आने से पहले आपको रिवीजन करना है ऑफ लेक्चर 1, 2 एंड 3। इनको रिवाइज किए बिना नहीं आइएगा प्लीज, हाँ ठीक है। प्लीज जितना ज्यादा लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे आपके लिए अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी हम चीजों को पढ़ेंगे बार बार। अपना ध्यान रखिएगा बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है। एक गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। प्लीज NCERT लेनी है ओम कुमार, बिल्कुल लेनी है। 30 मिनट का क्लास छूट गया तो कोई बात नहीं, धीरज वापस से अटेंड कर लीजिए। अब प्लीज नेक्स्ट थर्सडे को आने से पहले लेक्चर्स को तीनों को रिवाइज करिएगा, बेशक 2x स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है। DPP समझाइए बेटा, DPP समझाने के लिए आपको प्लस टीम की फैकल्टीज मिलेगी, ठीक है। जो आपकी प्लस टीम की फैकल्टी है हमारी, जो अर्जुना नीट हिंदी प्लस, वो आपको DPPs में कोई डाउट है वो देखेंगी, वो आपको अगर वन शॉट देंगी, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगी, ऑल्दो हम भी करवा रहे हैं। और बेटा जो भी आपको एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे वो आपको प्लस वाली फैकल्टी करवाएगी। अभी आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।